आज पढ़ेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य का विशेष स्थान है। महाजनपद काल में संपूर्ण भारत में 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। मगध के प्रतापी राजाओं ने इन महाजनपदों पर अपनी विजय पताका फहराकर संपूर्ण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरोने तथा विशाल मगध साम्राज्य की स्थापना की। इस काल में न केवल मगध साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ, बल्कि उत्तर पश्चिम देशों में पारिवारिक और मित्रवत संबंध भी स्थापित हुए। पूरे मगध साम्राज्य में लगभग 6 राजवंशों के 5 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। एक है बृहद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो शुरुआत करते हैं बृहद वंश से। बृहद वंश इसे मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। उसी तरह से उस वंश में दूसरा नाम जरासंध। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से भीम ने इसका वध किया था। पिरुपुंजय यह बृहद वंश का अंतिम शासक था। पिरुपुंजय की हत्या उसके मंत्री पुलिक ने कर दी तथा अपने पुत्र बालक को मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठाया। बालक की हत्या करके बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। अब पढ़ेंगे इसी राजवंश को आगे बढ़ते हुए हर्यक वंश। हर्यक वंश की शुरुआत होता है 544 से 412 ईस्वी तक। 16 महाजनपदों से मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासक के समय हुआ। हर्यक वंश के शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। इस वंश के शासक अपने पिता की हत्या कर शासक बनते थे, अतः इसे प्रतिहंता वंश भी कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार। बिंबिसार अपने हर्यक वंश की स्थापना की तथा राजधानी गिरिब्रज को इन्होंने भी बनाया। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत की। इन्होंने 3 विवाह किए। प्रथम कौशल की राजकुमारी प्रसेनजीत की बहन, जिसका नाम था कौशल देवी, तथा दहेज में काशी ग्राम मिला, जिससे लगभग 1 लाख की आय हुआ करती थी उस समय। दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी तथा तीसरी पत्नी मध्य प्रदेश की या पंजाब की राजकुमारी क्षेमा। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया तथा अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ शासक नियुक्त किया गया। इन्होंने भी राजगिरी नगर बसाया तथा उसे राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार अपने प्रसिद्ध वैद्य, जिसका नाम है जीवक, को अवंती के शासक प्रद्युत के इलाज के लिए भेजा था। पहले तो संबंध इनका ठीक नहीं था, लेकिन जब बिंबिसार ने अपने जीवक या फिर वैद्य की बात करें, जिसको अवंती के शासक का इलाज किया, इसलिए संबंध बहुत अच्छा रहा गया। उसी तरह से अजातशत्रु की बात करें। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इसका नाम कुड़िक, इसको कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके मामा प्रसेनजीत ने इसे बंदी बना लिया और अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत अपने काशी तथा वज्जी जनपद को एक लंबे संघर्ष के बाद मगध साम्राज्य में मिलाया। वैशाली पर अधिकार करने में अजातशत्रु को 16 वर्ष लगे। इसी युद्ध में रथ, मूसल एवं महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन मतानुयायी था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके शासनकाल में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगिरी में स्तूप बनवाया का निर्माण करवाया तथा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। उदयन ने गंगा और तथा सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र या फिर उस समय कहा जाता था कुसुमपुर, जो सोन और गंगा नदी के तट पर बसा हुआ था, ये नए नगर की स्थापना की और उसने अपनी राजधानी बनाया। बाद में या वर्तमान में भी इसको पटना कहा जाता है। उसी तरह से इस वंश के अंतिम शासक, जिसका नाम है नागदशक, इस वंश के अंतिम शासक नागदशक ने शिशुनाग नामक एक अमात्य ने इसको पदच्युत कर दिया और मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नाम का एक नए नवीन वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश जो 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शासन का। सबसे पहले बात करेंगे शिशुनाग का। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। इसे वैशाली नगर में अत्यंत लगाव था, अतः इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग के बाद कालाशोक ने ही वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया।
इसी के समय द्वितीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन हुआ, वह सालिम हुआ और शिशुनाग वंश इस वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। याद रखिएगा, कालाशोक के ही समय से प्राचीन भारत की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र उभरा। उसी तरह से इसके बाद अगर कालाशोक के बाद बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर नंदीवर्धन अंतिम शासक था और नंद वंश की यहाँ शुरुआत हो गई 344 से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। महापद्मनन इस वंश का संस्थापक माना जाता है। महापद्मनन एक शूद्र शासक था। कहते हैं एक शूद्र दासी के पुत्र हुआ करता था। इसे सर्व क्षत्रिय हंता या क्षत्रियों का नाशक कहा जाता है। इसने एक राठ और एक क्षत्रप की उपाधि धारण की थी। महापद्मनन ने पाटलिपुत्र को समस्त भारत का एक केंद्र बनाया था। महापद्मनन की बात करें घनानंद। महापद्मनन के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक या यूनानी लेखों में इसे अग्रमीज भी कहा जाता है। घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर एक नए नवीन वंश की स्थापना की। वह कौन है? मौर्य वंश। याद रखिएगा, घनानंद के ही दरबार में था पहले कौन? चाणक्य जी। लेकिन कुछ अनबन या विवाद होने की वजह से उन्होंने घनानंद के दरबार छोड़ दिया और इसका फायदा किसने उठाया? मौर्य वंश के राजा, जिनको हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य कहेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य इनका फायदा उठाकर घनानंद को परास्त। याद रखिएगा, घनानंद के पास विशाल सेना था। इसी वजह से ये भी कहा जाता है इतिहासकार में कि इसी वजह से सिकंदर की सेना यहाँ आक्रमण नहीं किया। या एक कारण भी कह सकते हैं कि हो सके सिकंदर की सेना पूर्ण रूप से थक गया था, इसलिए यहाँ आक्रमण ना किया होगा। लेकिन मुख्य कारण ये माना जाता है कि घनानंद के पास विशाल सेना थी, इसी वजह से सिकंदर ने आक्रमण किया।